स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र के संपूर्ण किताब से पूरी किताब से यानी पूरे जितने भी चैप्टर हैं पूरे चैप्टर से मिला के सबसे महत्वपूर्ण 2 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण 16 प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो यही 16 प्रश्न आप पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके 2 नंबर वाले सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। बस इतना आपको तैयार करना है। आज की वीडियो में आपका 16 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। कैसे, देखिए, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है ये अर्थशास्त्र के पेपर में आपका 8 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन पूछता है। तो 8 क्वेश्चन का हमारा 16 नंबर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा 16 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। जितने मैं 16 क्वेश्चन बताऊंगा इसी में से आपके 8 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि मुद्रा का संचालन वेग क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, मुद्रा का संचालन वेग एक आर्थिक सूचक है जो यह मापता है कि एक निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की एक इकाई कितनी बार लेन देन के लिए इस्तेमाल होती है। यह बताता है कि मुद्रा कितनी तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में जा रही है। ये होता है मुद्रा का संचालन। जैसे मान लीजिए, क्या होता है मुद्रा का संचालन, क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में पैसा कितनी तेजी जा रहा है, कितनी देर में जा रहा है। ये होता है पैसे का चलना या मुद्रा संचालन, मुद्रा संचालन वेग। इतना आपको लिखना है इसका आंसर। यहाँ से आपको मिलेंगे 2 नंबर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है सकल मूल्यवर्धित और निवल मूल्यवर्धित किसे कहते हैं। तो देखिए, सकल मूल्यवर्धित क्या है, इसमें क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के मूल्य से मध्यवर्ती खपत की लागत को घटाया जाता है जो किसी क्षेत्र के कुल योगदान को मापता है। ये होता है सकल मूल्यवर्धित। अब देखिए, निवल मूल्यवर्धित क्या होता है। निवल मूल्यवर्धित की गणना सकल मूल्यवर्धित में से मूल्यह्रास यानी अस्थायी पूंजी की खपत को घटाकर की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीवीए यानी कि सकल मूल्य को मापता है। जो जीवीए होता है क्या, सकल मूल्य को मापता है। जो जो सकल मूल्यवर्धित होता है सकल मूल्य को मापता है, जबकि एनवीए जो क्या होता है, जो निवल मूल्यवर्धित होता है, यह करता है मूल्यह्रास को ध्यान में रखकर शुद्ध मूल्य का माप करता है। इस प्रकार से होता है सकल मूल्यवर्धित और निवल मूल्यवर्धित। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। तो देखिए इसका उत्तर, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 प्रमुख घटक हैं राष्ट्रीय आय और उत्पादन, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय आय और उत्पादन और फिर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, ये हैं समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, उच्चतम निर्धारित कीमत यानी कि प्राइस सेलिंग वह अधिकतम मूल्य है जिसे सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा किसी वस्तु या सेवा के लिए तय किया जाता है जिससे उसकी कीमत एक निश्चित स्तर से ऊपर ना की जा सके। सकल जो उच्चतम निर्धारित कीमत होती है यानी कि जैसे कि आलू 30 रुपये किलो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे जो अच्छी आलू है 30 रुपये किलो, उसके बाद उससे नीचे 20-15 जो इस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार। तो ये हो गया उच्चतम निर्धारित कीमत, यानी इससे ऊपर वो नहीं जा सकेगा, नहीं है, इससे ऊपर महंगा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कीमत स्वीकारक क्रेता और विक्रेता कीमत स्वीकारक क्रेता और कीमत स्वीकारक विक्रेता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उत्तर, कीमत स्वीकारक क्रेता या विक्रेता वह होता है जो बाजार की मांग और आपूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित मौजूदा कीमत को स्वीकार करता है, यानी जितनी कीमत में है उसी में वो खरीदता है, स्वीकार करता है। क्रेता होता है और विक्रेता जो खरीदता है और जो बेचता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन क्या है। देखिए, उत्पादन फलन एक गणितीय समीकरण है जो यह दर्शाता है कि किसी दिए गए समय में कुछ संसाधन जैसे कि श्रम पूंजी का उपयोग करके किसी वस्तु या सेवा का अधिकतम उत्पादन कितना किया जा सकता है। ये होता है उत्पादन फलन। अगला क्वेश्चन है कि हासमान उपयोगिता नियम को समझाइए। तो देखिए, हासमान उपयोगिता का नियम जो है यह कहता है कि वस्तु किसी का अधिक उपभोग करने पर
प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि जो होती है सीमांत उपभोक्ता घटती है। इससे क्या होती है, जो सीमांत उपभोक्ता घटती है, ये होता है ह्रासमान उपयोगिता नियम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। तो देखिए अर्थशास्त्र में बाजार किसी विशिष्ट भौतिक स्थान को नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं, सेवाओं या संसाधनों के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या किसी माध्यम से हो। ये होता है अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग। जो बाजार होता है, बाजार क्या होता है अर्थशास्त्र में, किसी विशिष्ट या भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे को बेचते हैं और खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जिसमें मतलब इसमें चाहे वो प्रत्यक्ष हो या माध्यम से, चाहे वो सामने से करें चाहे किसी माध्यम से भेजे खरीदें। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए उपलब्ध उपलब्ध मसाधनी की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा, यहाँ पे ज्ञान, उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जाने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोगों के समूह को अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट यानी उत्पादन संभावना कहते हैं। क्या उपलब्ध मसाधानी की मात्रा था उपलब्ध प्रौद्योगिकी के ज्ञान के द्वारा जो उत्पादित की जा सकती है, की जा सकने वाली वस्तु या सेवा होते हैं, उसे कहते हैं संभावित संयोग की जो पूरे समूह कहते हैं उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न स्तरीय वस्तुओं की परिभाषित कीजिए और कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए निम्न स्तरीय वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की मांग के विपरीत होती है। यहाँ पे मांग रहेगा, उपभोक्ता की मांग के विपरीत होती है, अर्थात जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और जब उसकी आय कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पर रहेगा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मोटा अनाज, निम्न स्तरीय खाद्य, जो निम्न स्तर के खाद्य पदार्थ हैं, सस्ते वाले मतलब थोड़ा बेकार से होते हैं। मोटा अनाज, जैसे कि मोटा अनाज खाने में अच्छा नहीं लगता, पतला अच्छा लगता है, इसलिए निम्न स्तरीय वस्तुएं। जैसे कि अगर लोग की आय बढ़ेगी, लोग पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो क्या करेंगे, लोग इसको नहीं पूछेंगे, तो लोग अच्छा चीज़ खाएंगे और फिर उच्च स्तर की चीज़ खाएंगे, खरीदेंगे। और लोग की आय कम होगी तो लोग निम्न स्तरीय वस्तु खरीदेंगे, जैसे कि मोटा अनाज और सस्ती खाद्य पदार्थ की चीज़ें। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के दो परिभाषिक लक्षण बताइए। तो देखिए एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के परिभाषिक लक्षण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। यहाँ पे क्रेता रहेगा, तो बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। दूसरा है प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। ये होता है एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धा बाजार के दो लक्षण। अगला क्वेश्चन है कि श्रम के लिए मांग वक्र कैसा होता है और क्यों। देखिए श्रम के लिए मांग वक्र क्या होता है, नीचे की ओर और प्रवणता वाला होता है। ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला होता है। ये होता है श्रम के लिए मांग वक्र। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। तो उत्तर देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र के अनेक निष्कर्ष सरल रूप से व्यक्तिगत इकाइयों की सरल संरचना पर आधारित हैं। दूसरा है विजातीय इकाइयों का समुच्चय प्रायः गलत निष्कर्ष देता है। तीसरा है स्वयं समुच्चय की अपेक्षा समुच्चय का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन प्रायः इसकी अवहेलना करता है। ये है समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। तो देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगत के रूप में उपयोग किया जाता है, जिन्हें पुनः बिक्री के लिए फर्मों द्वारा खरीदा जाता है
उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग तथा बर्तन बनाने के लिए लैब का प्रयोग। क्या है? लॉब का प्रयोग। देखिए आपको देसी उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कंपनियां जो हैं गेहूं को खरीदती हैं। अब गेहूं खरीद के उसे को पीस के आटा बना के पॉकेट में पैक करके महंगा बेचती हैं। तो जो गेहूं हो गया ये मध्यवर्ती वस्तु हो गया, क्योंकि उससे उत्पादन करके वो दूसरा चीज बेचेंगी, तो यही हो गया होता है मध्यवर्ती वस्तु। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 प्रतिबंधित कार्य लिखिए। तो देखिए उत्तर देखिए नंबर 1, भारतीय रिजर्व बैंक जनता से ब्याज पर रुपया स्वीकार नहीं कर सकता। जो भारतीय रिजर्व बैंक होता है ये जनता से जो ब्याज पर रुपया नहीं ले सकता। दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक कोई व्यावसायिक कार्य स्वयं नहीं कर सकता और ना ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता दे सकता है। और तीसरा है यह अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? ऋण भी नहीं दे सकता और ना ही उन्हें खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर रहेगा सेटेरिस पारिबस। यहाँ पे देखिए सेटेरिस पारिबस, जहाँ पे रोटरिस लिखा है यहाँ पे रहेगा सेटेरिस पारिबस, इस प्रकार से इसका सेटेरिस। तो देखिए सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे का रहेगा। का शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहें तो प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के प्रारूपी रूढ़ीकरण को सेटेरिस पारिबस की मान्यता कहते हैं। क्या है? देखिए सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ है कि यदि अन्य बातें समान रहें, प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के प्रारूपी रूढ़ीकरण को ही क्या कहते हैं हम? सेटेरिस पारिबस की मान्यता दी गई है। यही होती है इसकी परिभाषा, इसका अर्थ। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा 16 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप इन 16 क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपके 16 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।